नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ऐतिहासिक जिलों में से एक पटना की। चलिए मिलकर इसका एक पूरा प्रोफाइल बनाते हैं जो फटाफट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर चलेंगे इसके शानदार इतिहास की गलियों में। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ का भूगोल और अर्थव्यवस्था। फिर देखेंगे कि यहाँ का प्रशासन और लोग कैसे हैं। और आखिर में बात करेंगे पटना की संस्कृति और इसके भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। तो देखिए, पटना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। और जानते हैं, वक्त के साथ इसके कई नाम रहे हैं। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद भी। यहाँ तक कि ग्रीक इतिहास में इसे पालीबोत्रा कहा गया है। और यहाँ की जो लोकल बोली है वो है मगही। अब बात करते हैं इतिहास की। और यकीन मानिए, पटना का इतिहास सिर्फ इस शहर का नहीं बल्कि एक तरह से पूरे भारत का आईना है। ये टाइमलाइन देखिए, क्या शानदार सफर रहा है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में उदयन ने इसे गंगा और सोन के संगम पर बसाया। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की राजधानी बना। सोचिए, मौर्य साम्राज्य का केंद्र। सदियों बाद 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने अपनी राजधानी को बिहार शरीफ से यहाँ शिफ्ट किया। और फिर 1703 में औरंगजेब के पोते ने इसे अजीमाबाद नाम दिया। हर दौर ने यहाँ अपनी एक छाप छोड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कहानियों में है। आज भी पटना के पास कुम्हरार में मौर्य काल के राजमहल के लकड़ी के खंडहर मिलते हैं। ये इस शहर के शाही इतिहास का जीता जागता सबूत है। और जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आज़ादी की लड़ाई में पटना का रोल बहुत बड़ा रहा है। 1857 की क्रांति में यहाँ से मौलवी पीर अली खान ने मोर्चा संभाला। फिर 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर्स भी यहीं बना। पटना युवक संघ और पटना यूथ लीग जैसे संगठन यहीं से निकले। और प्रभावी देवी जैसी कई स्वतंत्रता सेनानियों का ये घर रहा है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब इतिहास से निकलकर आज के पटना को देखते हैं। यहाँ की जमीन कैसी है और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, यानी बहुत उपजाऊ। इसके चारों तरफ सारण, वैशाली, नालंदा जैसे जिले हैं। और गंगा के अलावा सोन, गंडक, पुनपुन जैसी बड़ी नदियां भी यहाँ से बहती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है पटना की अर्थव्यवस्था के बारे में। पूरे बिहार में सभी जिलों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पटना की ही है। तो सवाल उठता है कि ये इनकम आती कहाँ से है। देखिए, इसकी नींव कृषि पर टिकी है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा मक्का, दालें, गेहूं भी खूब होता है। यहाँ से अनाज, गन्ना, तिल जैसी चीजें बाहर भेजी जाती हैं। और खेती के साथ साथ यहाँ एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट जैसे उद्योग भी हैं। मैंगनीज और चूना पत्थर जैसे खनिज भी यहाँ मिलते हैं। और हाँ, पटना की अपनी कुछ खास पहचान भी है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम में यहाँ से प्याज को चुना गया है। और जो मशहूर मगही पान है उसे तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस शहर को, इस जिले को चलाते हैं और यहाँ रहते हैं, यानी यहाँ का प्रशासन और जनसांख्यिकी कैसी है। आबादी के लिहाज से देखें तो पटना बिहार का सबसे बड़ा जिला है। राज्य की कुल आबादी का करीब 5.6% हिस्सा यहीं रहता है। और एक और बड़ी बात, बिहार में सबसे ज्यादा शहरी आबादी का प्रतिशत भी पटना में ही है, लगभग 43%। अगर हम कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ की साक्षरता दर 70% से ज्यादा है। वहीं लिंगानुपात 897 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 897 महिलाएं। प्रशासनिक ढांचा भी काफी बड़ा है। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। 14 विधानसभा सीटें, 6 सब डिविजन्स, 23 ब्लॉक और करीब 1400 गांव हैं जो 322 ग्राम पंचायतों में बटे हुए हैं। और अब आखिर में बात करते हैं पटना की संस्कृति और इसकी भविष्य की। कैसे यहाँ पुरानी विरासत और नया विकास एक साथ चल रहे हैं। शिक्षा के मामले में ये कॉन्ट्रास्ट बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है पटना कॉलेज जो 1863 में ब्रिटिश राज के समय बना था। और दूसरी तरफ हैं आज के आधुनिक संस्थान जैसे आईआईटी, एम्स और एनआईटी। ये दिखाता है कि शिक्षा हमेशा से पटना की पहचान रही है।
और सांस्कृतिक रूप से पटना का महत्व बहुत गहरा है। यहीं पर है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जो 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थान है। ये सिखों के लिए दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है। और ये तब और अब वाली बात सिर्फ शिक्षा में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखती है। सोचिए, एक तरफ कुम्हारार के प्राचीन मौर्यकालीन खंडहर हैं और दूसरी तरफ आज की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जैसे पटना मेट्रो और गंगा पथ। शहर अपने अतीत को सहेजते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और पटना रुक नहीं रहा है, ये लगातार कुछ नया कर रहा है। हाल ही में यहाँ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है। बिहार का पहला कैनाल टॉप 16 प्रोजेक्ट भी यहीं बिक्रम में शुरू हुआ। और तो और, राज्य की पहली कृषि निर्यात बैठक की मेजबानी भी पटना ने ही की। तो इतना शानदार अतीत और इतना डायनामिक वर्तमान देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। जिस शहर ने साम्राज्यों की राजधानी से लेकर आधुनिक विकास का केंद्र बनने तक का सफर तय किया हो, उसके लिए भविष्य क्या लेकर आएगा? पटना का अगला अध्याय कैसा होगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।